सांसों के लिए मरीज लड़ रहे, मरीजों की जान बचाने के लिए डॉक्टर लड़ रहे, सियासत वाले भी लड़ रहे। या आप तय कीजिए किस लिए। मरीज तो केवल यही कहता है, आखिर जाएं तो जाएं कहां। इस बात को लेकर मचा बवाल है तो मैं लेकर आया हूं देश का सवाल है। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। देश कोरोना की इमरजेंसी से गुजर रहा है, लगातार हो रही मौतें, लोग बेहाल हैं और सरकारी इंतजाम हवा होते नजर आ रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, दवा नदारद, ऐसे लग रहा है सारा मेडिकल सिस्टम ध्वस्त हो गया है। संकट की इस घड़ी में जिन जीवन रक्षक दवाओं की जरूरत है, उनकी कमी बेताशा दिखाई दे रही है। और कमी क्यों है? क्योंकि हर बार इसी तरह इस बार भी आपदा में कुछ लोगों ने अवसर तलाश लिए हैं। कालाबाजारी, जी हां, कालाबाजारी जमकर जारी है। यहां तक कि एक रेमडेसिविर के इंजेक्शन 15-15 हजार की कीमत पर बेचा जा रहा है। ऑक्सीजन का सिलेंडर जो आम दिनों में 300 से 400 रुपए में उपलब्ध हो जाता था, आज 4 से 5 हजार की कीमत अदा करने पर भी नहीं मिल रहा। हालात गंभीर हैं और रोक लगती फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। देश में इस मेडिकल इमरजेंसी को लेकर हम बात करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर। बड़ी खबर, देश के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन का संकट। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में कुछ घंटे की ऑक्सीजन बाकी। गंगाराम अस्पताल में 58 कोरोना मरीज, 10 आईसीयू में। मुंबई के हिंदू सभा अस्पताल में भी ऑक्सीजन की कमी। 100 बेड वाले अस्पताल में ऑक्सीजन पर 50 मरीज। दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में 8 से 10 घंटे का ऑक्सीजन। दिल्ली के सेंट स्टीफन अस्पताल में भी संकट, 300 मरीज भर्ती, कुछ ही घंटों का ऑक्सीजन बाकी। इस वक्त की बड़ी खबर, ऑक्सीजन की किल्लत, ऑक्सीजन का आपातकाल। इस वक्त हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं जो आज के हालात बयान करने के लिए काफी है। पहली तस्वीर एमपी के दमोह से, जहां आधी रात ऑक्सीजन के सिलेंडर स्थानीय लोग लूट लेते हैं क्योंकि ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है और जरूरत हर किसी को है। दूसरी तस्वीर यूपी के संबल की, जहां एक मरीज खुद ही ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए हुए हॉस्पिटल पहुंच जाता है। स्वास्थ्य व्यवस्था का ढांचा किस तरह चरमराया है, ये इन 2 तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर एक मध्य प्रदेश के दमोह की तो दूसरी उत्तर प्रदेश के संभल की। अब जरा आप लखनऊ की ये 2 तस्वीरें देखिए, जिसमें एक तरफ सड़क पर ऑक्सीजन लगाए महिला आस टूटती नजर आ रही है और दूसरी तरफ इस मां को देखिए जो बेटे की मौत हो जाने पर उसके शव को शमशान तक पहुंचाने के लिए भी जद्दोजहद कर रही है। आपके टीवी स्क्रीन पर ये 2 तस्वीरें लखनऊ की। एक तरफ लाचार बेबस मां अपने बेटे के अंतिम संस्कार के लिए, आपके टीवी स्क्रीन पर ये 2। देश में ऑक्सीजन की कमी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का क्या कहना है, आइए आपको वो भी सुनवा देते हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन का जितना कोटा केंद्र सरकार ने पहले तय किया था, अचानक मरीजों की संख्या बढ़ने से उससे ज्यादा ऑक्सीजन की दिल्ली में जरूरत है। दिल्ली अपनी ऑक्सीजन तो बनाता नहीं है। केंद्र में जिस राज्य में भी ऑक्सीजन बनती है वो उस राज्य की नहीं होती। वैसे भी ऑक्सीजन को लेकर बड़ा स्पष्ट है भारत में कि भारत सरकार, केंद्र सरकार ऑक्सीजन को कंट्रोल करती है। राज्य कोई भी हो, जिस राज्य में भी ऑक्सीजन बन रही है उससे उसका कोई मतलब नहीं है। राज्य सरकार का अधिकार नहीं है ऑक्सीजन पे। केंद्र सरकार बताती है कि किस राज्य को कितनी ऑक्सीजन मिलेगी, कितना कोटा मिलेगा। ये हमेशा से ये होता रहा है। भारत सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सारी जिम्मेदारी राज्यों की और जनता की है। तकलीफ की बात है, ऑक्सीजन और दवाइयां मार्केट में कब तक आएंगी? हॉस्पिटल्स के अंदर बेड कब तक बढ़ेंगे? ये मारामारी का मुकाबला भारत सरकार कैसे और कब कर पाएगी?
दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने की खबर से हड़कंप मच गया, लेकिन गनीमत रही कि सही समय पर यहां ऑक्सीजन का टैंकर पहुंच गया, जिसके बाद डॉक्टर की आंखों में खुशी के आंसू थे। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन न पहुंचती तो 500 मरीजों की जान चली जाती। देखिए ये रिपोर्ट। इस समय मैं देश की राजधानी दिल्ली के जीटीबी अस्पताल के बाहर मौजूद हूं। आप मेरे पीछे देखिए, जीटीबी अस्पताल है और यहां पर कल शाम को करीब 500 जिंदगियों पर खतरा मंडरा रहा था और इसी के चलते जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने एक ट्वीट किया, जिसके बाद और ज्यादा हड़कंप मच गया। सत्येंद्र जैन ने ट्वीट करते हुए ये लिखा कि अगर यहाँ पर जो कंपनी ऑक्सीजन की सप्लाई करती है उसके माध्यम से सप्लाई नहीं हुई तो 500 जिंदगियां जो गंभीर स्थिति में मरीज हैं उनकी जिंदगी खतरे में आ सकती है। और शाम के समय यहाँ पर ऑक्सीजन का जो टैंकर है वो पहुंचा और एक बात आपको बता दें कि जब ऑक्सीजन का टैंकर यहाँ पर पहुंचा तो डॉक्टरों की आंखों से भी खुशी के आंसू गिरने लगे। तो वो एक भावुक पल था जिसे निश्चित तौर पर समझा जा सकता है कि डॉक्टर और मरीज के बीच का जो रिश्ता होता है उसे किस बखूबी से जो डॉक्टर्स हैं वो निभा रहे हैं। लेकिन संसाधनों की कमी कई बार हो जाने के चलते वो भी परेशान हो जाते हैं, डॉक्टर्स परेशान हो जाते हैं और कोशिश लगातार यही वो लोग करते हैं कि जो कोई भी जिंदगी है वो इस तरह से खतरे में ना आए। दिल्ली देश की राजधानी, यहाँ पर लॉकडाउन है और मंगलवार की भी अगर आपको बताएं तो 28,000 से ज्यादा जो कोरोना के मामले हैं वो देश की राजधानी में सामने आए। तो कुल मिलाकर जो स्थितियां हैं लगातार बदल रही हैं, हालात लगातार बदल रहे हैं और उनको ठीक करने की कोशिश में भी लगातार सरकारें जुटी हुई हैं। दिल्ली में कैमरामैन मनीष के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। कोरोना की संक्रमण की जो रफ्तार है वो बेकाबू हुआ है और ऐसे में हमारी आरोग्य सेवा को लेकर दबाव बढ़ता जा रहा है। जी हां, ऑक्सीजन पर व्यवस्था है। इसी पर चर्चा और बहस करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में आपके टीवी स्क्रीन पर बीजेपी के प्रवक्ता सुदेश वर्मा हमारे साथ हैं, हमारे साथ शिवसेना के नेता प्रवक्ता संजय द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा साहब हमारे साथ हैं, हमारे साथ डॉक्टर विवेक गुप्ता जी, आप हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, आप हमारे साथ हैं और हमारे साथ लगातार रोज आकर तमाम जानकारियों के साथ साथ लोगों का ज्ञान बढ़ाती और जन जागरूकता को फैलाती ऐसी डॉक्टर अंकिता वैद्य जो कि इन्फेक्शियस एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आखिर सियासत किस लिए लड़ रही है ये आम जनता जानती है, लेकिन देश के सवाल के कार्यक्रम में जी हाँ, सिस्टम इस समय ऑक्सीजन पर है। मुझे आप लोगों से एक ही निवेदन है कि भाषा का संयम और दोषारोपण से बचें ताकि देश के सवाल के इस मंच से भी एक संदेश जाए आपको देख रहे सुन रहे लाखों करोड़ों लोगों को कि जी हाँ, इस लड़ाई से लड़ने में सारे सियासत वाले एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। सुदेश वर्मा जी, आप हमारे साथ हैं। आपकी सरकार, हरियाणा सरकार आरोप लगा रही है दिल्ली सरकार ऑक्सीजन टैंकर लूट रही है। जी हां, मरीज की तो खबरें हमने दिखाई, अब सरकारें भी टैंकर लूटने लगी। आखिर क्या प्लान है इस समय स्थिति को देखते हुए? आज केंद्र सरकार क्या प्लान के साथ सामने खड़ी है कि लोगों की जान बचाई जा सके? देखिए मनीष जी, आपको पता है कि ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी के लिए प्रयासरत है केंद्र सरकार और ऑक्सीजन भेजा जा चुका है। सबसे बड़ा क्राइसिस जो महाराष्ट्र में हुआ है वो 1500 मीट्रिक टन भेजा जा चुका है, दिल्ली को भेजा गया है। जैसा आपने जीटीबी का बताया, बाकी अस्पताल भी पहुंच गए होंगे। देखिए होता क्या मनीष जी, मैं दोष नहीं देना चाहता, लेकिन मैं चूंकि इस क्राइसिस को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ, बहुत से लोग हैं जो फोन करते हैं। देखिए जब कोई नेता पैनिक क्रिएट करता है ना, तो पैनिक में क्या होता है, अगर मैं स्वस्थ हूँ तो मुझे भी लगेगा कि सिलेंडर खरीद के मैं घर में रख लेता हूँ। अगर हमारा ऑक्सीजन लेवल 94-96 भी है तो हमें लगता है हो सकता है डाउन हो तो पहले खरीद के रख लो। इससे होर्डिंग प्रमोशन होता है। आप लोगों को एश्योरेंस देने की जगह आप और क्राइसिस क्रिएट कर रहे हैं। चाहे वो हेल्थ मिनिस्टर हो, चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने क्या बोला, आईसीयू बेड ही नहीं है। अरे भैया, 1000 बेड आप लगा सकते हैं अगर आप में उतनी एम्बिशन है और उतनी डिटर्मिनेशन है तो। ये पिछली बार हुआ था ना, आपको सिर्फ करने की जरूरत है। देखिए दोनों में एक फर्क, आप अगर राजनीति करना चाहते हैं आप दोष दीजिए। आप चूंकि सबको पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है और आप हमें कटघरा में खड़ा करके थोड़ा वोट बटरना चाहते हैं और कुछ भी नहीं है। लेकिन ये प्रश्न हमेशा आएगा कि आपने सुदेश जी, लेकिन आम आदमी पार्टी पश्चिम बंगाल में नहीं है। मुद्दा है, आम आदमी पार्टी पश्चिम बंगाल में नहीं लड़ रही। पैनिक बटन को आप दबा रहे हैं जिससे आर्टिफिशियल क्राइसिस क्रिएट होता है और यही एक हकीकत है मनीष जी।
जी सुदेश जी, हमारे साथ संजीव झा साहब हैं। झा साहब, आप लोग जबरदस्ती पैनिक बटन दबा रहे हैं और सुदेश जी का मानना है कि उसी वजह से जो पैनिक क्रिएट हो रहा है और जो आंकड़े आ रहे हैं, शायद सुदेश जी ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि किन किन अस्पतालों में कितने घंटे का ऑक्सीजन है। संजीव झा साहब, अब तो आप लोग टैंकर लूटने पर आ गए, ऑक्सीजन के टैंकर लूटे जा रहे हैं, ऐसे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज आप पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक जिम्मेदार आदमी इस तरह की बातें, उस तरह का स्टेटमेंट उनका है। मुझे लगता है कि उनकी अपनी जिम्मेदारी, अपने पद की गरिमा को समझना चाहिए। अभी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ये कह रहे थे कि पैनिक बटन दबा रहे हैं। आप सारे टीवी चैनलों ने ना केवल दिल्ली के सरकारी अस्पताल बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो ऑनर हैं उन्होंने भी कहा कि हमारे पास कोई कह रहे हैं 4 घंटे का, कोई कह रहे हैं 6 घंटे का, कोई कह रहे हैं 8 घंटे का स्टॉक है। ये आप सबकी जानकारी है, हॉस्पिटल वाइज जानकारी हमने दी थी और साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लोगों ने भी दिए थे। अब एक चीज समझिए कि पिछले 7 दिन से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी केंद्र सरकार के संपर्क में थे। आज से 7 दिन पहले उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने कहा था कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और आप ऑक्सीजन की हमारी जो खपत है उसको पूरा कराएं, क्योंकि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं अभी 700 मीट्रिक टन की उपलब्धता दिल्ली को चाहिए। 350 मीट्रिक टन हमें दी जा रही थी, उसको भी कम कर दिया गया है। हालात तो यहाँ तक पहुंच गई कि हमें हाईकोर्ट जाना पड़ा और हाईकोर्ट की नोटिस के बावजूद दिल्ली को ऑक्सीजन नहीं मिला और जब ये क्राइसिस आई तो फिर पब्लिक अपील हमें करनी पड़ी। तो जब हम हॉस्पिटल्स हमारे पैनिक हो गए तो ऑब्वियस है कि पैनिक तो होना पड़ेगा। हम हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट किए। अच्छी बात ये देखिए, लेकिन जैसा आपने कहा कि अभी ये राजनीतिक दोषारोपण का समय नहीं है। अभी जो जो कमियां हैं एक दूसरे के साथ मिलकर के जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो प्रिंसिपल है उसकी वाकई टेस्ट अब है कि हम सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे काम कर सकते हैं। अभी अभी जानकारी हमें मिली है कि वो हमारे जो हम ऑक्सीजन की बढ़ाने की बात केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे थे उन्होंने उनको बढ़ाया है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। तो हम सब लोग अगर मिलकर काम करेंगे तभी इस पेंडेमिक से लड़ पाएंगे और पेंडेमिक का सामना कर पाएंगे। इसमें केंद्र सरकार भी, इसमें राज्य सरकार भी, इसमें जनता भी। मैं पूरा उम्मीद रखता हूँ कि ये जो पैनिक था। संजीव जी, इस समय एक अच्छी खबर भी है और सुदेश वर्मा जी इस बात को लेकर मुझे लगता है कि उनको थोड़ी राहत महसूस होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट कर केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। सुदेश वर्मा जी, तभी मैंने कहा कि देखिए मुझे जानकारी मैं बता रहा हूँ मनीष जी, छोटा सा जवाब। मैं धन्यवाद करता हूँ। कार्य करेंगे जो जनता के लिए जरूरी होगा। केंद्र और राज्य सरकार में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। दोषारोपण बंद करें। मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए कि अगर ऑक्सीजन सिलेंडर जो 500 रुपए में मिलना चाहिए अगर 5000 में मिल रहा है तो क्या होना चाहिए? अगर रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है आपको ब्लैक में मिल रहा है और होर्डिंग हो रहा है, इसके खिलाफ कौन एक्शन लेगा? मोदी जी एक्शन लेंगे या राज्य सरकार एक्शन लेगी? ये बताइए। हर राज्य सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि नहीं? ऐसा नहीं है नहीं मिल रहा है, ज्यादा दाम में मिल रहा है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? ये बताइए। मैं इनका जवाब देता हूं। देखिए, मुझे यह लगता है कि ये जिम्मेदारी भी इसलिए केंद्र सरकार की है कि आज रेमडेसिविर हमारे हॉस्पिटल्स में नहीं मिल रहे, ना सरकारी हॉस्पिटल्स में ना प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। आप उपलब्धता ठीक से कर दीजिए, आप हॉस्पिटल्स को कर दीजिए, इंडिविजुअल को दीजिए ही नहीं, क्यों होर्डिंग होगा? इसी तरह से हमने कहा कि गैस की उपलब्धता, अभी हम दिल्ली में डिस्ट्रीब्यूशन, दिल्ली अब सरकार ने अपनी जिम्मेदारी ले ली है। आप इंडिविजुअल, आप जब तक हॉस्पिटल को जरूरत पूरा होने के बाद ही प्राइवेट दिया जाएगा। तो अगर इस तरह से कोई पॉलिसी बन जाएगी संजय जी, तो ये होर्डिंग मैंने देखा है लोगों को जिसको जरूरत नहीं वो भी ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आ रहे हैं और सिलेंडर वाले ने ये बोला मनीष जी कि लोग ले जा रहे हैं और वापस ही नहीं दे रहे हैं, होर्डिंग कर रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई दोषारोपण नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा निवेदन भी है कि ये जो जितने भी सुदेश जी सौहार्द का माहौल बना रहे, क्योंकि अभी आप ही के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर आपको धन्यवाद दिया है। झा साहब, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि मेरे साथ नहीं भाई, जनता बचे, यही हम लोग चाहते हैं। मेरे साथ और 3 मेहमान हैं जिसमें 2 विशेषज्ञ हैं, उन पर भी जाना है। जी हाँ संजय द्विवेदी जी, मैं विशेषज्ञों के पास जाऊं उससे पहले आपको नासिक की घटना दिल दहल जाता है। महाराष्ट्र सरकार को हुआ क्या है? स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जिस तरह से मुंबई का अस्पताल हो, भंडारा के अस्पताल हो, आग लग जाती है और ऐसे समय जहां एक एक मिनट जिंदगी प्राण वायु पर टिकी है वो वायु लीक हो जाती है। आखिर इसकी जानकारी, इसकी जांच, कौन जिम्मेदार है, क्या अपराधी है, सबसे बड़ा अपराधी कौन आपकी नजर में दिखाई देता है?
देखिए मनीष जी, मैं पहले तो जो आपने पीड़ादायक फोटो दिखाई है उससे मैं कहता हूँ उसमें हृदय में पीड़ा होती है। दूसरी बात जो आपने अभी नासिक की बात की, निश्चित दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, इसकी जांच निश्चित होगी और दोषियों को उसमें कड़ी सजा मिलेगी, बिल्कुल निश्चित बात मान लीजिए। इसमें ऑक्सीजन जो हमारी है वो एक बूंद ऑक्सीजन बर्बाद नहीं होनी चाहिए, या उसमें रिफिल करते समय क्यों बाल्ब खुला लगे, कैसे खुला, इसकी जांच होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि पीएम केयर फंड से 21 अक्टूबर 2020 को देश में 150 अस्पतालों को ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम दिया गया था। कितने पूरे, मैं सुदेश वर्मा से पूछना चाहता हूँ। इसके बाद 6 अप्रैल को 2021 को 100 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने अस्पतालों में दिए गए थे, वो कितना हुआ? अभी आप जो ऑक्सीजन की बात कर रहे थे, मैं उसी बात से बता दूं ऑक्सीजन की कमी कैसे हुई। 9,300 मीट्रिक टन 2020-2021 में निर्यात किया गया। तो देखिए ये दिक्कतें ये आ रही हैं कि हमारी केंद्रीय सरकार के आज स्वास्थ्य सेवाएं जितनी राज्य सरकारों की हैं, जो आज आप पूछ रहे थे, स्वास्थ्य सेवाएं पूरी केंद्र सरकार के पास हैं, उसमें चाहे रेडीमेड, लेकिन हेल्थ सब्जेक्ट जो है, हेल्थ सब्जेक्ट द्विवेदी जी, ये स्टेट सब्जेक्ट है। स्वास्थ्य, पूरी बात सुन लीजिए, मेरी बात पूरी सुन लीजिए, पूरी बात मैं उसी बात की बात करता हूँ। इसके बाद हम जो हमारा ऑक्सीजन है वो केंद्र सरकार को देनी है, कितनी देनी नहीं देनी, ठीक है ना। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, अभी जो बात एक बात कह रहे हैं कालाबाजारी पे, आप क्यों नहीं रोक रहे हैं? अब जो महाराष्ट्र सरकार ने कालाबाजारी जो कर रहे थे उनको पकड़ के बैठाया, थाने में डाला, तो इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता रात के 12 बजे वहां क्यों पहुंच गए? कुछ पाने के लिए। अगर कालाबाजारी का आरोप ये राज्य सरकारों पर लगाना चाहते हैं कि द्विवेदी जी, मैंने अपने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि सियासत वाले किसके लिए लड़ रहे, ये जनता तय कर लेगी। द्विवेदी जी, आऊंगा आपके पास क्योंकि मेरे साथ 2 विशेषज्ञ मौजूद हैं और इस समय दर्शक जानना चाहता है कि आप लोग तो आपस में सियासत करते रहे, लड़ते रहे, लेकिन जनता को तो ऑक्सीजन चाहिए, वो खुद के दम पर क्या कर सकता है। इस समय जो हालात हैं उसे आत्मनिर्भर बनना जरूरी दिखाई देता है। डॉक्टर विवेक गुप्ता, आप हृदय रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर गुप्ता, इस समय जो हालात हैं, इन हालातों के तहत पहला मैसेज आप दर्शकों के लिए क्या देंगे कि कैसे बचें, कैसे खुद को बचाएं और अपने परिवार के अन्य सदस्यों को बताएं कि यही एक तरीका है जिससे हमें बचा जा सकता है? देखिए, ऐसा है, ये सिचुएशन काफी सीरियस तो है ही है और डरने की बात भी है। हम लोग डॉक्टर्स होके भी थोड़ा बहुत डरे हुए हैं, तो आम जनता तो डरेगी ही। जब ऑक्सीजन, देखिए किसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है? जो पेशेंट जिसका HRCT स्कोर मोर देन 18/25 हो जाए, यानी कि 15/25। इस वायरस में जो देखा गया डबल म्यूटेंट वाला भी है, और B1168 एक और वायरस आया है जो कि वेस्ट बंगाल में और महाराष्ट्र में देखा गया। ये वायरस हाईली कॉन्टेजियस के अलावा हाईली विरुलेंट भी लग रहा है, क्योंकि पिछले कोविड वेव में मैं पूरी तरीके से जुड़ा हुआ था, उसमें कम से कम जो पेशेंट सीरियस होते थे वो 8वें, 9वें, 10वें, 11वें दिन होते थे। इसमें मैं देख रहा हूँ कई बार 4थे, 5वें दिन भी पेशेंट्स को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सैचुरेशन डाउन होता है। अब इसमें 2 बातें बताऊंगा जनता के लिए। एक बात तो ये है, कई बार ये पेशेंट्स पैनिक में आ जाते हैं, कई बार उनका ऑक्सीमीटर सही तरह लगता नहीं है, तो कल अगर 97 था, उनको लगता है कई बार 96 आया, 92 आ गया, फिर 95 आ गया। तो जो ऊपर वाला है वो 95 वाला दैट इज करेक्ट, और नीचे वाला दैट इज एरोनियस, उसमें पैनिक करने से ना हो। दूसरी बात है कि जो भी पेशेंट कोविड के हो गए हैं, RT-PCR पॉजिटिव है और इलाज चल रहा है, उनको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस मैं करके दिखाऊंगा। इसका पर्पस ये होगा कि कितना करना है, कम से कम 5 बार एक बार में, और दिन में कम से कम 12 बार करें। तो 60 बार करेंगे तो आपके लंग्स के जो पीछे फेफड़े के बैक वाले हिस्से हैं वो पूरी तरह खुल जाएंगे। तो डॉक्टर गुप्ता, आपने ये उपचार, ये अपने आप में घरेलू उपचार है जो आपने बताया है। आपके पास आऊंगा, हमारे साथ डॉक्टर अंकिता वैद्य भी हैं। डॉक्टर अंकिता, हालात नाजुक होते जा रहे हैं, आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और ये जो वायरस है, ये जो डॉक्टर गुप्ता जो कह रहे थे, ये एग्रेसिव और एक्टिव भी है। जी मनीष जी, यही देखने को मिल रहा है हमें कि जो अभी का कोविड सर्कुलेटिंग स्ट्रेन है, सेकेंड वेव का, ये काफी विरुलेंट है। इसमें जो लास्ट वेव में देखने को मिला था कि ज्यादातर कोमॉर्बिड वाले, जिनको डायबिटीज है, किडनी की शिकायत या बीपी की शिकायत या एज ज्यादा है, उनको ही निमोनिया हो रहा था या उन्हीं को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ रही थी। ज्यादातर केस ऐसे ही थे। बट अभी यंग लोगों को, जो मैं बता रहा हूँ 18 साल से 45 साल के लोग भी एडमिट हो रहे हैं हॉस्पिटल में, निमोनिया हो रहा है। तो विरुलेंट डेफिनेटली ये ज्यादा है, कंटेजियस भी बहुत ज्यादा है।
बहुत जल्दी फैलता है ये। एक मरीज से जो कोविड इन्फेक्टेड है, दूसरे जो कोविड अनइन्फेक्टेड है, उसको बहुत जल्दी फैलता है। सो इस चीज को अगर हम समझ जाए तो ये बहुत सीरियस बात है। कंट्रोल करना बहुत जरूरी है अभी इस वेव को। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि जो अभी जी डॉक्टर अंकिता, डॉक्टर वैद्य आपके पास आएंगे। डॉक्टर वैद्य, बड़ी खबर रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर बड़ी खबर। जयपुर में कालाबाजारी करने वाले 6 लोग गिरफ्तार। दिल्ली से जयपुर होती थी सप्लाई। इस वक्त की बड़ी खबर कोरोना की दवा रेमडेसिविर को लेकर कालाबाजारी। दिल्ली से जयपुर होती थी सप्लाई, 6 लोग गिरफ्तार। इस वक्त की बड़ी खबर। जी हां, जैसा कि मैंने पहले कहा था, कालाबाजारी, जमाखोरी और फर्जीवाड़ा लगातार जारी है। हमारे साथ मेहमानों का पैनल भी है। पैनल में बीजेपी के प्रवक्ता सुदेश वर्मा, हमारे साथ संजय द्विवेदी जी, संजीव झा जी आप आम आदमी पार्टी से, हमारे साथ डॉक्टर विवेक गुप्ता, डॉक्टर अंकिता वैद्य। जी हां, आप सबका स्वागत है। सुदेश वर्मा जी, जिस तरह से ये कहा जा रहा है, कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कहा है कि आखिर क्या हो रहा है देश में, कोरोना से लड़ाई कैसे लड़ी जाए ये समझ नहीं आ रहा। तो आखिर इस बात को साफ क्यों नहीं किया जाता कि लड़ाई ऐसे लड़ी जाएगी, लड़ाई ऐसे लड़ रहे हैं, उसमें आपका साथ चाहिए। ये वल्चर पॉलिटिक्स जो चल रही है कोरोना को लेकर, मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी इससे दुखी है। देखिए मनीष जी, पहले तो आपने जो खबर बताई कि रेट्स बढ़ा, ये बहुत अच्छी बात है और ये होना चाहिए हर एक सरकार द्वारा कि इंजेक्शन क्यों नहीं अवेलेबल है, क्योंकि अवेलेबल है ब्लैक मार्केट में। और इस तरह के रेट्स पड़ेंगे तभी जो ब्लैक मार्केट कर रहे हैं वो आएंगे, उनके खिलाफ एक्शन होगा तो लोगों को समझ में आएगा। दूसरी बात देखिए, प्रियंका वाड्रा जी क्या बोलती हैं उससे उनको खुद सोचना चाहिए कि पिछली बार जब लॉकडाउन लगाया था, मोदी जी ने टेलीविजन पर आके बार बार जब बताया था तो क्या बोला था राज्य सरकारों ने कि हमें छोड़ दीजिए, हमें डिसाइड करने दीजिए, केंद्र जो है अपना थोप रहा है पॉलिसी को। और उस समय पता है कि हम लोग तैयार नहीं थे। उसके बाद फैसला लिया गया, ठीक है जो राज्य सरकार है अपने अपने हिसाब से लॉकडाउन लगाएं या अपने हेल्थ व्यवस्था को देखें। और उसके बाद जब भी क्राइसिस हुआ, जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने अपील किया, वैसे भी देखिए अभी आर्मी भी आ गई है पूरा एक्शन में, हॉस्पिटल बना रही है, डिफेंस वाले बना रहे हैं। इस तरह के कार्य होंगे। जब क्राइसिस होगा तो केंद्र अपना काम करेगी, लेकिन राज्य सरकार तो अपना काम करे। किसने रोका है कि आप आर्टिफिशियल बेड क्रिएट कर देते तो कोई दिक्कत नहीं होती। मान लीजिए संख्या बढ़ रही थी तो पिछले 7-8 दिन में आपको पता था कि कैसे हो रहा है। जो लॉकडाउन आपने किया उससे और बढ़ा दिया आपने। माइग्रेंट वर्कर्स का क्या हुआ आपने देखा। मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं जो सत्ता में है उसको हर चीज को समझना चाहिए। नहीं समझ में आए तो अपने जो ब्यूरोक्रेट्स हैं आईएएस उनसे पूछ लीजिए, वो बता देंगे आपको। लेकिन ये आप कुछ नहीं करेंगे, आपको राजनीति करना है, आपको मोदी जी को ब्लेम करना है, हर चीज पर तो करिए ना। हमें भी पता है कि तोहमत देना बंद करिए। संजीव झा, तोहमत देना बंद करिए। सुदेश जी कह रहे हैं काम करिए, तोहमत मत दीजिए। जो केंद्र को करना है वो केंद्र लगातार कर रही है और उसका नमूना है कि अभी आपके मुख्यमंत्री ने ट्वीट भी करके शुक्रिया कह दिया। सारे जगह ऑक्सीजन अवेलेबल हो चुका है दिल्ली में, मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं। देखिए, अगर हम कोई दोषारोपण की राजनीति करते तो मैं नहीं, आप प्रियंका वाड्रा की बात की, मैं उनकी बात कर रहा था, मैं कोई आम आदमी पार्टी की बात नहीं बोल रहा। अगर मैं वही बार कह रहा हूँ कि केंद्र और राज्य सबको मिलकर के काम करना पड़ेगा। क्रेडिट लेने और देने की नहीं है। मैं कहता हूँ छोटा सा भी सहयोग जिनका है उनको भी धन्यवाद। बहुत सारे एनजीओ सपोर्ट कर रहे हैं, उनका बहुत धन्यवाद। केंद्र सरकार सपोर्ट कर रहे हैं, उनका धन्यवाद। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर कमी कहीं आएगी तो समस्याएं होंगी, और कुछ समस्याएं हुई। हम कोई दोषारोपण नहीं कर रहे थे, हम उनसे निवेदन कर रहे थे कि अगर हमारे पास ऑक्सीजन की कमी थी, मैंने उनसे निवेदन किया, उन्होंने ऑक्सीजन की हमारा क्रेडिट बढ़ा दिया और तो हम उनको धन्यवाद कर दिया। तो मुझे ये लगता है कि इसी तरह से पेंडेमिक से लड़ा जाएगा। अगर हम आपस में अभी राजनीति करते रह जाएंगे, अभी हम ये तय करने लगेंगे कि गलती किसकी, तो फिर पेंडेमिक से हम लड़ नहीं पाएंगे। बहुत विश्लेषण बाद में किया जाएगा कि ये पेंडेमिक क्यों फैला, किसकी गलती हुई, किसकी कमी रह गई। लेकिन अभी साथ मिलकर के काम करने का वक्त है। और मुझे लगता है कि केंद्र, राज्य और जनता तीनों हम अगर एक लाइन में काम करेंगे तो पेंडेमिक जैसी इतनी बड़ी महामारी लड़ पाएंगे। तो मुझे ये लगता है कि हम सब लोग सार्थक डायरेक्शन में काम करना चाहिए। जो कुछ भी चाहे रेमडेसिविर की
ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, बाकी और मेडिसिन या इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग हो रही हो, मुझे लगता है कि इसका सेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा कि केंद्र सरकार स्टेट को प्रोवाइड करे और स्टेट के हॉस्पिटल्स को प्रोवाइड करे। अगर हम सभी हॉस्पिटल्स में ठीक से अगर मेडिसिन को पहुंचा देंगे तो अपने आप ये कालाबाजारी रुक जाएगी। तो मुझे ये लगता है कि अगर आपस में कोऑपरेशन रहेगा तो इस तरह की समस्याएं उत्पन्न नहीं होगी। हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते, कोई दोषारोपण नहीं करना चाहते, हम सब लोग मिलकर के इस पैंडेमिक के खिलाफ लड़ना है। संजीव जी आपकी संजीदगी के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने सियासत की बजाय आपने वो बात की कि आओ मिलकर दिया जलाएं। जी हाँ, ये लाइन आपको भी याद होगी कि बड़ी मशहूर लाइन है जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हमेशा कहा करते थे, आओ मिलकर दिया जलाएं, कोरोना के अंधकार को भगाएं। हमारे साथ संजय द्विवेदी जी हैं। संजय जी, ऐसा अंदेशा और अनुमान है कि कुछ देर बाद आपके अपने मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे हो सकता है कोई बड़ा ऐलान करें सख्ती वाले लॉकडाउन का, क्योंकि महाराष्ट्र में आज से संक्रमण है वो लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। रफ्तार उसकी इतनी तेज है कि उस पर सरकार ब्रेक नहीं लगा पा रही। ऐसे में कुछ कड़े ऐलान का अंदेशा जताया जा रहा है। द्विवेदी जी देखिए मनीष जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे कि आज जो संक्रमण जो आया है देश में, ये सीधे फेफड़ों पर अटैक कर रहा है। फेफड़ों में अटैक करने की वजह से संक्रमण जो फेफड़ों में हो रहा है उससे ऑक्सीजन की मात्रा, उसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। पहली बात तो आप देखिए, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह संक्रमण बढ़ रहा है और संक्रमण ये पास आने से बढ़ रहा है। हम लोग बराबर द्विवेदी जी मैंने एक कहावत सुनी थी, सोबत का असर पड़ता है, सोबत का असर पड़ता है। और आप लगातार अलग अलग पैनलों में बैठकर आप डॉक्टरों के साथ चर्चा करते हैं, तो आप जो ज्ञानवर्धन कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अब आप भी इलाज करने के लायक हो गए हैं। कोई मरीज आए तो आप भी उसका इलाज कर सकते हैं। नहीं, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ। मास्क लगाइए, 1 मीटर की दूरी रखिए, समय समय हाथ धोइए। ये निरंतर महाराष्ट्र सरकार ने कहा, मुख्यमंत्री जी ने आज से 2 महीने पहले। देखिए चुनाव, मैं एक बात कहना चाहूंगा, इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहता हूँ। अगर चुनाव ना होते 5 राज्यों में तो शायद संक्रमण हम लोग कंट्रोल कर सकते थे। दिक्कतें यहाँ हुई कि केंद्र सरकार ने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। अगर थोड़ा पहले ध्यान दे दिया था 10-15 दिन पहले, तो जो स्थितियां पैदा हो रही हैं ये बिल्कुल पैदा नहीं होती। मैं तो चाहता हूँ कि हर स्टेट वाइज एक मंत्री को डिप्यूट किया जाए जो ऑक्सीजन के लिए, इंजेक्शन के लिए या जो परेशानियां हो रही हैं उसके लिए बाकायदा बैठ के एक वार्ता करके और उसकी समस्या को सॉल्व करें। देखिए लड़ाई को अकेले नहीं कर सकता है। आज जनता जो परेशान है। द्विवेदी जी, द्विवेदी जी की बातों पर एक छोटा सा रिबटल, क्योंकि मुझे 2 विशेषज्ञों के पास जाना है। सुदेश जी, मैं थोड़ी बात 5 मिनट और दीजिए, 2 मिनट 10 सेकंड और दीजिए। मैं ये चाहता हूँ कि बिल्कुल आप ये जो बीमारी है ये आपस में बैठ के सुलझाई जा सकती है। इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, न किसी पैनिक होना चाहिए। मनीष जी सुदेश जी, उन्होंने राजनीति कर दी। उद्धव ठाकरे जी बहुत मजबूत मुख्यमंत्री है, सक्षम मुख्यमंत्री हैं। क्या कारण है कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? ये तो राज्य सरकार का विषय है। केंद्र सरकार की जरूरत हुई, क्या केंद्र सरकार खड़ी नहीं है? अगर ऐसा है तो उन्हें बताना पड़ेगा कि क्या हमने डिस्क्रिमिनेशन किया, बीजेपी रूल्ड स्टेट और नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट, क्या ऐसा किया हमने? आपको तथ्य देने होंगे। अगर ये लेखा जोखा, इसके लिए भी आप मोदी जी को दोषी ठहरा दीजिए। सबसे ज्यादा केस वहां हुए, इसके बारे में ये लेखा जोखा, ये सही नहीं है। सुदेश जी, ये लेखा जोखा जो है ये सब कर लिया जाएगा जब कोरोना हार चुका होगा। सुदेश जी, ये लेखा जोखा जो है आप लोगों के बीच का, ये सब बाद में तय कर लिया जाएगा और हिसाब किताब कर लिया जाएगा। इस समय कोरोना को हराना है, कोरोना को हराना है, क्योंकि आम जनता को लग रहा है कि सियासत वाले जीत गए और लोकतंत्र में जनता हार गई। क्योंकि जो बेबसी सामने आ रही है, कहीं ऑक्सीजन लीक हो जाता है तो 22 लोग मर जाते हैं, कहीं बेड नहीं मिलता, रेमडेसिविर नहीं। और जिस तरह से हालात हैं, इसको देखते हुए इस समय प्राथमिकता है कि एक एक मरीज की जान बचाई जाए। यही लोकतंत्र की मूल भावना भी है। जी हमारे साथ डॉक्टर अंकिता वैद्य हैं। डॉक्टर अंकिता, इस समय बीमार मरीज तड़प रहा है, उसको प्राण वायु के साथ साथ रेमडेसिविर भी नहीं मिल रही, कालाबाजारी की खबर अभी हमने आपको बताई। ऐसी सूरत में आखिर कैसे निपटेंगे? ऑक्सीजन नहीं, दवा नहीं, मरीज करे तो करे क्या? बहुत ही दुखद स्थिति है। इसमें कड़े स्टेप लेने की जरूरत है कि जो कालाबाजारी हो रही है उस पे रोक लगाए। रेमडेसिविर का जो हमने देखा कि जनवरी में जब केसेस कम थे तो उसका अनुपात को कम कर दिया गया था। इस सेकेंड वेव का
दूसरे कंट्रीज में आ रहा था, बट हमारे यहाँ ऐसा कुछ प्रेडिक्शन नहीं था कि कुछ ऐसा सेकेंड वेव का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट पहली बात मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि वायरसेस म्यूटेट करते हैं और ऐसे बार बार चीजें हो सकती है। तो इस अब हमेशा रेडी रहना है, चाहे वो ड्रग का सपोर्ट सिस्टम हो, ऑक्सीजन का सपोर्ट सिस्टम हो, हॉस्पिटल का सपोर्ट सिस्टम हो। नहीं तो जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं हेल्थ सेक्टर हमारा चरमरा रहा है, ऐसा अगर सेकंड इसके बाद भी ऐसा हो कि दोबारा ये वायरस म्यूटेट करे और फिर इस तरह के लक्षण आए कि वापस पॉट ऑफ केसेस हो रहा है, तो दोबारा इससे हमें सीख लेनी है। जो करंट सिचुएशन है ना, इससे हमें बहुत जरूरी है, बेहद चिंताजनक को भी और इंडिविजुअल लेवल पे बेहद चिंताजनक स्थिति डॉक्टर अंकिता। और इसके साथ साथ नासिक की जो घटना है वो वाकई हम सबको, मानवता को और इंसानियत को भी व्यथित कर देती है। डॉक्टर विवेक गुप्ता, डॉक्टर गुप्ता, आपने ब्रेक के पहले जो बताया कि किस तरह से अपने फेफड़ों को ताकत दी जाए, उसे मजबूत किया जाए, हम चाहेंगे डॉक्टर गुप्ता की कुछ और ऐसा घरेलू उपचार जो आम व्यक्ति अपने घर में रहकर अपने परिवार वालों की सेहत को मजबूत कर सके, ये भी जानकारी आप इस पड़ाव में दें। देखिए ऐसा है, ये इस समय प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और हॉस्पिटल के बेड्स के साथ साथ अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, हमारे यहाँ अभी फिलहाल अपोलो में हॉस्पिटल में अभी चल रहा है ऑक्सीजन, तो बेस्ट ये रहेगा सबके लिए, अच्छा ये रहेगा कि हम सबको जब सैचुरेशन डाउन होने से पहले 2 तरीके की एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक तो ये है कि स्पायरोमीटर खरीद लें। मैं 3 बातें बताऊंगा। स्पायरोमीट्री होती है जिसमें बॉल आते हैं ऊपर नीचे, जो कि नॉर्मली बाईपास सर्जरी के बाद के पेशेंट को दिए जाते हैं। ये अभी अवेलेबल है मार्केट में। इसको करके हर पेशेंट को जो 40 साल के ऊपर हो या 30 साल के ऊपर हो, उसको, पेशेंट नहीं बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं इवन नॉर्मल पीपल हु आर एक्सपोज्ड, अगर रेगुलर स्पायरोमेट्री करते रहे तो उनके फेफड़े फुल कैपेसिटी में आ जाएंगे विद इन 1 डे। दूसरी बात है कि अगर उल्टा लेट के, पेड़ के बल लेट के दिन में 10 बार या 5 बार, अभी तो लॉकडाउन लगे हुआ दिल्ली में या बाकी जगह ना भी हो तो एक्सरसाइज करें और फिर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, तो आपके बैक वाले पोर्शन के होगा। होता क्या है कि हमारे पोल्यूशन के माहौल में रह रहे हैं, हमारे लंग्स में ऑलरेडी देयर इज ए डिस्पैरिटी बिटवीन द लंग फंक्शंस एंड द नॉर्मल फंक्शंस। तो ऐसे केस में इसीलिए हम लोग को ऑक्सीजन ज्यादा जरूरत पड़ रही है। तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण बताने वाला हूं कि नेबुलाइजर एक ऐसी चीज होती है जो कि आम पेशेंट का खुद अटेंडेंट लगा सकता है। नेबुलाइजर की मशीन बहुत सस्ती मशीन होती है, अपने लोकल फिजिशियन से बात करके फोराकॉर्ड या ब्रोंकोडायलेटर्स जो होते हैं उसको लगाना सीख लीजिए। तो जब तक अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही या बेड नहीं मिल रहा है और सैचुरेशन अगर आपका 92 से नीचे आ रहा है, तो अगर दिन में 3 बार खुद पेशेंट के अटेंडेंट नेबुलाइज कर देंगे तो उनका सैचुरेशन अपने आप 94 के ऊपर आ जाएगा। तो नेबुलाइजेशन, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, पेट के बल लेटना, स्पायरोमेट्री, और अगर जिनको नेबुलाइज नहीं मिल पा रहा है तो मैं एक और दवा बताना चाहता हूं जो कि इनहेलर, जो अस्थमा के मरीज इस्तेमाल करते हैं, तो इनहेलर होते हैं, आप अपने फिजिशियन से बात करके उसको लाके रखिए और अपने जिनको भी इन्फेक्टेड पेशेंट है उनको शुरू कर दिए सुबह शाम फिजिशियन के उसमें, तो उनका सैचुरेशन नहीं गिरेगा। जब सैचुरेशन गिर जाता है 90 के नीचे तो हम लोग बेड की मारामारी में फंसे हुए हैं। मैं खुद ही अपने कम से कम 50 लोगों की वेटिंग लिस्ट है, मैं आपको बेड कह रहे कहीं दिला दीजिए, बेड दिल्ली के बाहर दिला दीजिए, मथुरा दिला दीजिए, एम्स दिला दीजिए, लॉट ऑफ पीपल आर प्लीडिंग। तो अभी भी समय है। देखिए हम पुरानी बातें से सीखते हैं और आगे की तरफ जाना है। अभी केसेस बढ़ेंगे, अब केसेस बढ़ेंगे, बेड्स इज ऑलमोस्ट फुल कैपेसिटी। चौथी बात बताना चाहता हूं, अगर सरकार इस बात को माने तो जो हमारे अभी भी बेड्स बढ़ा के अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, जैसे मैंने भी कहा था पहले कि अगर आयुष वाले, होम्योपैथी वाले डॉक्टर हैं वो इलाज नहीं कर सकते पूरी तरीके से, लेकिन वीडियो कंसल्टेशन से जो बड़े बड़े अस्पताल हैं जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल है, चाहे एम्स है, चाहे और बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हैं, चाहे इससे बड़े हॉस्पिटल हैं हर शहर के, वहां से पैचअप के टाई अप कर दें। अगर वीडियो कंसल्टेशन द्वारा सुबह शाम राउंड ले लें विद द पीपल हु आर बेसिकली अटेंडेंट और नर्स और ए लोकल फिजिशियन और इवन आयुष और BHMS, तो हम कम से कम इस बात के लिए नहीं तरसेंगे कि हमको डॉक्टर नहीं मिल रहा। वी आर फ्री, वी कैन गिव हाफ एन आवर और 1 आवर एवरी डे मॉर्निंग इवनिंग। मैं तो अपने को कह सकता हूँ, बाकी लोग भी जो सीनियर फिजिशियंस हैं, सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो सब इसमें आएंगे और डॉक्टर गुप्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर गुप्ता, सुदेश जी एक आखिरी सवाल और छोटा जवाब। डॉक्टर गुप्ता ने अभी कहा है कि आंकड़े लगातार बढ़ते रहेंगे, क्या तैयारी है सरकार की? सुदेश जी, छोटा सवाल छोटा जवाब। देखिए आपने देखा कि हमारे तरफ से माननीय राजनाथ सिंह जी ने, डिफेंस मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने ऑलरेडी एक SOS टाइप कर दिया है, आर्मी ऑपरेशन में आ गई है।
बेड बढ़ाया जा रहा है, चाहे वो बेड कहीं भी हो, और आर्मी हर जगह कर रही है ये काम। तो हम जो भी हो सकता है करेंगे, चाहे वो रेमडेसिविर को अवेलेबल कराना या और भी जो मेडिसिन है उसको अवेलेबल कराना या ऑक्सीजन को सप्लाई करना। आपको पता है कि स्पेशल ट्रेन चल रही है, जिससे कहीं ज्यादा डिमांड है, कहीं कम डिमांड है, उसको बराबर किया जाए। हमारे तरफ से कोई कोताही नहीं होने वाली। सुदेश जी, किसी की भी तरफ से कोई कोताही ना हो, और आशा करते हैं कि हम सब मिलकर कोरोना को हराएं। आज की इस बहस में हमारे साथ सुदेश वर्मा, डॉक्टर अंकिता वैद्य, डॉक्टर विवेक गुप्ता, संजीव झा साहब, संजय द्विवेदी जी, आप लोग आए। जाते जाते मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, जी हाँ, महामारी है भारी, महामारी है भारी। आखिर सरकार की कितनी है तैयारी, जनता पर ये पड़ रही भारी। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही।